हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी सीडीपी की दूसरी क्लास होने जा रही है। सीडीपी की दूसरी क्लास रूबरू वही प्रश्न देखने मिलेंगे आपको जैसे आप ऑनलाइन पेपर दोगे। देखिए, पहले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। ये धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनरावलक और दंड परिवर्तन किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक होता है। विकास प्राथमिक रूप से प्राथमिक होता है केवल अनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो अनुवांशिकता और ना ही वातावरण से। देखिए, बच्चों के आचरण को पुनर्बल और दंडता द्वारा अगर परिवर्तन किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है। विकास प्राथमिक की बात करें, अनुवांशिकता या वातावरण। अगर हमारा प्राथमिक जो मुद्दा है तो प्राथमिक हमारा केवल वातावरण, सी ऑप्शन ठीक है। देखिए, परिवेश द्वारा वातावरण परिमार्जन है। BF स्किनर ने प्रदर्शित किया है कि व्यवहार को पुनर्बल और या दंड के माध्यम से साकार किया जा सकता है। स्किनर कह रहे हैं, स्किनर ने उल्लेख किया है कि पुनर्बलक एक ऐसा परिणाम है जो व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना एवं प्रभाव दोनों को बढ़ाता है, जबकि सजा इन दोनों को कम कर देता है। तो किसको? व्यवहार या वातावरण। तो हमारा जो पुनर्बल परिवर्तन है आपको वातावरण पर ही जाएगा, क्योंकि आपका इसमें अनुवांशिकता नहीं है। कुछ पे अनुवांशिकता वातावरण पर भी प्रश्न है आपको। तो पिछली क्लास कराई थी हमने, अनुवांशिकता वातावरण पर भी था। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने में पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? देखिए, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत, या विकास क्रम की समरूपता, या एकीकरण का सिद्धांत? दूसरी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। ये शीर्षगामी सिद्धांत, इसका आंसर है आपका निकट दूर सिद्धांत। इसका कौन सा आपका? निकट दूर सिद्धांत। ठीक है, निकट दूर सिद्धांत क्या है? समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत है, क्योंकि वह बच्चा पहले से पेंसिल पकड़ने के लिए, फिर गेंद की क्षमता हासिल करने के लिए हासिल कर लेता है, गेंद फेंकने के लिए हासिल कर लेता है। तो क्या हुआ आपका? निकट दूर स्थित सिद्धांत। स्पष्ट है कि हाथ और पैर का विकास क्रमांक अंगुली व अंगूठे से पहले हो जाता है। देखिए, हाथ और पैर का जो हमारा विकास होता है उंगली व अंगूठे से पहले हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख कर चलना। यह शरीर रंगों का समग्र एवं उसके भागों के साथ साथ विशिष्ट एवं सामान्य प्रतिक्रियाओं का भी एकीकरण है, जो एक बच्चे को उसके विकास के विभिन्न आयामों संतोषजनक रूप से विकसित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न। गमक और संज्ञानात्मक विकास होता है। गमक और संज्ञानात्मक विकास होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्क अवस्था तक, या पूर्ण जीवन काल के दौरान। अगर हम गमक और संज्ञान विकास की अगर हम बात करें तो ये आपका बी ऑप्शन सही है इसका, किशोर अवस्था तक है। देखिए, किशोर अवस्था क्या है? देखो, जैसे जैसे किशोर परिपक्वता आने जाते हैं, वे अपने गमक व संज्ञानात्मक व्यवहार को अधिक कुशलता एवं सटीकता के साथ स्थानांतरित करने में सक्षम जाते हैं। उनके कौशल दो प्रकार में विभाजित हो जाते हैं, ग्राम मोटर कौशल एवं फाइन मोटर कौशल। देखिए, ग्राम मोटर कौशल और एवं फाइन मोटर कौशल। अब देखिए, लड़कियों के विपरीत किशोर लड़कों के मोटर कौशल में सुधार जाती है।
ये कह रहे हैं लड़कियों के विपरीत किशोर लड़कों के मोटर कौशल में सुधार जाती है, विशेष रूप से सकल मोटर कौशल। फिर कह रहे हैं, देखो इन्होंने कहा है कि फिर सामाजिक एक प्राथमिक एजेंट परिवार है, अतः परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। विकास संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में भाषा का विचार के बीच में दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है चौथा, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। देखिए, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। विद्यालय, धर्म, परिवार। कौन सा हमारा परिवार, सी ऑप्शन सही है, परिवार समाजीकरण के लिए, क्योंकि समाजीकरण एक प्राथमिक एजेंडा परिवार है, अतः परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था आती है। पहली हमारी प्राथमिक परिवार आएगा। दूसरा अगर सामाजिक की बात करें तो समाज, दूसरा द्वितीय की अगर कंफर्म है द्वितीय स्कूल। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है या भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। भाषा चिंतन का निर्धारण तो नहीं कर सकती, ये तो हमारा गलत हो गया। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र किया जाता है, ये भी हमारा गलत है। भाषा और चिंतन दोनों जम जाते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। देखिए, विकास मनोविज्ञान में भाषा व विचार के बीच संबंध के शास्त्रीय सिद्धांत के लिए जीन पियाजे वाइगोत्स्की प्रसिद्ध हैं। पियाजे का दावा है कि भाषा अपने विकास के लिए विचार पर निर्भर करती है, जो 4 स्रोतों पर आधारित है। शेष अवस्था की अवधि, जिसमें विचार के मूलभूत सिद्धांतों को भाषा से काफ़ी पहले प्रदर्शित किया जाता है। भाषा एक साथ उद्भव, स्थायित्व, नकल या प्रतीकात्मक खेल, उद्दीपन, स्मृति या मानसिक कल्पना भाषा का सुझाव देती है। अगर हम संज्ञानात्मक भाषा बात करें तो अधिक मौलिक परिवर्तनों के एक परिणाम होता है। मीडिया, चाइल्डहुड, तर्क क्षमताओं एवं भाषा के सभी प्रभाव इस चीज़ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, 2 गिलास समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। मतलब 2 गिलास लिए हैं उन्होंने, एक छोटा गिलास एक बड़ा। तो अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है लंबे गिलास में। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। केंद्रीयता, क्रमबद्धता, सारक्षता या परिपक्वता। तो इसकी हम बात कर लें, क्रमबद्धता हो नहीं सकता, तो हमारा ए ऑप्शन से केंद्रीयता। क्या है, तो केंद्रीयता क्या है। केंद्रीयता वह परिघटना है जिसमें एक बच्चा एक विषय बिंदु पर पूरी तरह से स्थिर होता है। मतलब एक बच्चा वो एक बिंदु पर पूरी तरह स्थिर होता है। जैसे अगर हम छोटा गिलास, ये बड़ा है, देखिए बच्चा, हम कभी कभी देखते होंगे बच्चा बड़े गिलास में मांगता जाता है कि इसमें ज़्यादा आएगा, और जो छोटा गिलास भले ही वो चौड़ा हो पर बच्चा सोचेगा ये बड़ा गिलास है पर पतला है मगर इसमें ज़्यादा आएगा कोई भी चीज़। तो बच्चा एक चीज़ में स्थिर रहता है, वो नाप तोल बराबर नहीं कर पाता। तो इन्होंने कहा है वह व्यापक तस्वीर देखने की कोशिश नहीं करेगा,
वह व्यापक जो तस्वीर देखने की कोशिश नहीं करेगा। उदाहरण स्वरूप सबसे बड़ा आयतन निर्धारित करते समय ऊंचाई चौड़ाई दोनों के बजाय ऊंचाई और चौड़ाई के दोनों के बजाय केवल गिलास की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करना है उसको, बच्चे को चौड़ाई तो नहीं, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई पर ध्यान नहीं, सिर्फ गिलास ऊंचाई वाले चौड़ाई पर ध्यान नहीं कर रहा, या वो बच्चा ऊंचाई पर ज़्यादा ध्यान कर रहा है कि इसमें सामान ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ किस पर दर्शाती है? आपकी केंद्रीयता पर दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणिका किस क्रिया के उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? संवेदीगमक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण, मोर्चा क्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणिका किस क्रिया को उल्टा क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा? संवेगात्मक चरण, इसकी हम बात कर लें, ये तो नहीं होगा। पूर्व सक्रियात्मक, मोर्चा क्रियात्मक चरण, सी ऑप्शन इसका ठीक है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तीसरा चरण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, अगर संज्ञानात्मक, देखो आपको संज्ञानात्मक विकास कहीं मिले, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको कहीं मिले तो आपको मोर्चा या पूर्व मूर्त क्रियात्मक अवस्था आपको टिक कर देना। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक चरण, ये आपकी मिडिल चाइल्ड 7 साल की उम्र से 11 साल तक की होती है। अगर हम तार्किक विचार का विकास इस उम्र की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली यहाँ पे क्लास CDP, इन्वायरमेंट, हिंदी पेडागोजी और गणित की पेडागोजी क्लासें करा रहे हैं हम। रूबरू वही पेपर जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। हमारा टारगेट सीटेट है। नेक्स्ट प्रश्न, एक गणित अध्यापिका उत्तरोत्तर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने से पार्टियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ पर वे किस सैद्धांतिक रूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोत्स्की, पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, या जेरोम ब्रूनर का संरचनावाद। गणित अध्यापिका उत्तर कौशल छात्रों को, तो इसका आपका पहला आंसर सही है, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावाद। देखिए, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावाद, इसको आप कैसे पहचान करोगे? देखिए, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने 1968 में प्रतिपादित किया था। कहने का तात्पर्य है कि सीखने की अवधारणा भाषा के माध्यम से प्रसारित होती है। एक संस्कृति परिवेश के भीतर अनुभव एवं बातचीत का स्कैफोल्डिंग द्वारा समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सभी को मालूम होगा, भाषा और संस्कृति पर। लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर दिया था। देखिए, वाइगोत्स्की के संदर्भ में भाषा एवं संस्कृति मानव संज्ञानात्मक विकास करती है, एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि भाषा सीखने का आधार थी, और यहाँ भाषा को एक मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो मानसिक सामाजिक कार्यों को आकार देता है
वाइगोस्की ने कहा था कि संस्कृति ज्ञान प्राप्ति का प्राथमिक निर्धारक है। संस्कृति क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्राथमिक निर्धारण है, मतलब पहले। उन्होंने तर्क दिया था कि बच्चे अपनी संस्कृति द्वारा प्रतिरूपित विश्वासों व दृष्टिकोण से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न। जेंडर एक अवधारणा है मनोवैज्ञानिक की, जैविक की, सामाजिक की या शारीरिक की? तो हम बात कर लेते हैं जेंडर क्या है। जेंडर हमारी मनोवैज्ञानिक तो नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता, जैविक नहीं हो सकता, शारीरिक और सामाजिक। जेंडर तो हमारा शरीर नहीं होता, सामाजिक, क्योंकि समाज में बहुत चीज़ें घटनाएं होती रहती हैं, पक्षपात होता है, घृणा होती है, तो क्या समाज में तो होती है सारी है। देखिए जेंडर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संस्कृति, संकल्पना, कल्चर, रहन सहन, महिला व पुरुषों की अस्मिता से जुड़े आयामों पर बहुत सारे विचार सामने आते हैं। इसको अवसर को प्रदर्शित करता है कि एक महिला या पुरुष होने का क्या संदर्भ है। क्या करता है? महिला एक पुरुष होने का क्या संदर्भ है, जेंडर। इसकी सामाजिक परिभाषा संस्कृति एवं समाज के साथ बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातु और खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। देखिए नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातु और खनिज की पहचान कर और वर्गीकरण कर सकती है। हावर गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। मतलब नीता सभी का, पौधे, जंतु सभी का, तो अंतर्व्यक्तित्व, प्राकृतिकवादी, भाषाई या अंतर्व्यक्तित्व। तो देखिए वो सब नेचुरल सब कुछ जानती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकृतिवादी। बी ऑप्शन सही है। देखिए गार्डन के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि में पर्यावरण, वस्तुओं, जानवरों, पौधों के तत्वों के पहचान, वर्गीकरण एवं हेरफेर करने की क्षमता रखती है। कौन? नीता। तो हम क्या करेंगे? प्रकृतिवादी, नेचुरलता, इन्वायरमेंट। 12वां प्रश्न। कक्षा में, देखिए कक्षा में व्यक्ति विविधताओं के संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। अच्छा में आपके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा वाले बच्चों को दंड करना चाहिए। दंड तो हम दे ही नहीं सकते, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षा का उपयोग करना चाहिए। यह सभी के लिए समान पाठ्यक्रम अधिगम की गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विभेद अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को अधिगम के विभेद अवसर प्रदान करने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, बाकी हमारे सब क्या है ये गलत है। देखिए जो छात्र अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं, अपने जीवन बाद में उन विविधताओं के बारे में सहज, सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें सामाजिक समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला में बातचीत करने का खुद को एक्सपीरियंस, तजर्बा हो जाता है। साथ साथ दूसरों के साथ बातचीत में आर्थिक आत्मविश्वास महसूस होता है। तो ये किस वजह? विद्यार्थी के अधिगम, सीखने की विचारधारा क्या है बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। आठ वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। देखिए चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुख, दंड और अवज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत।
तो एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की उन्मुख का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल एरिटेंशन पारंपरिक नैतिकता को इंगित करता है, क्योंकि इस चरण के दौरान बच्चे नैतिक व्यवहार के कारण स्वीकृति प्राप्त करना एवं दूसरों द्वारा निंदा से बचना पसंद करते हैं। अगर हम परंपरागत नैतिकता या नैतिकता की बात करें तो एक ऐसा चरण है जिसमें बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह किसका लक्षण उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाता है या कहलाता है? रिकॉर्ड बनाता है या कहलाता है? ज्योग्राफिक फाइल, आंकड़ों का प्रमाण पत्र या पोर्टफोलियो। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान अगर विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्षण को प्रदर्शित रिकॉर्ड बनाना क्या कहलाता है? तो हम इसकी बात करें तो पोर्टफोलियो क्या देगा? पोर्टफोलियो, डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। पोर्टफोलियो को छात्र के कार्यों के उद्देश्यपूर्ण संग्रहण के रूप में परिभाषित करता है। ये छात्र और या अन्य को किसी भी दिए गए क्षेत्र के प्रयास, प्रगति या उपलब्धि को दर्शाता है। लिखित पोर्टफोलियो को छात्र की लेखन क्षमता की एक महत्वपूर्ण, विश्वसनीय एवं स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, जिसे एक एकल लेखन नमूने द्वारा दर्शाया जा सकता है। छात्रों के लेखन उपलब्धि का एक संग्रह है जिसमें तैयार परिणाम एवं विभिन्न विषयवक शैलियों में लिखे गए पिछले ड्राफ्ट शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो को संबंधित करने में शामिल प्रमुख गतिविधियां संग्रह, चयन व प्रतिबंध या शिक्षार्थी द्वारा अपने शिक्षकों के साथ मिलकर निर्मित किया जाता है। यह कक्षा परीक्षण का एक विफल है। पोर्टफोलियो में शिक्षार्थी के काम का एक नमूना शामिल होता है एवं समय के साथ वह विकास कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी या निष्क्रिय अन्वेषक। अगर बच्चे को हम प्रगतिशील स्कूल में शिक्षा देंगे तो क्या बनाएगी? वो एक सक्रिय अन्वेषक। सक्रिय अन्वेषक क्या है? देखो, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की प्रक्रिया खोज करता और उन्हें निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं, जैसे सामग्री व अनुभवों को जोड़कर शिक्षार्थी कौशल व समझ पढ़ने पर जोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ नई विधि सीखते हैं, कुछ ना कुछ नए विचार बनाते हैं, नए से नए खेल देखे होंगे हम, बच्चे छोटे छोटे बनाते हैं और बच्चों को अपने ज्ञान का, प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उन्हें क्या आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। ये क्या है? सृजनशील बनाने हेतु करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह ऐसा होता है कि काम करके वह एक गतिविधि को पूरा करने में व्यावहारिक ज्ञान को लागू करके छात्रों की जो सक्रिय होती है भागीदारी उसे सुनिश्चित कर लेता है बच्चा। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, प्रवाहित विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? देखिए, प्रवाहित विस्तार और लचीलापन निम्न में किसके लक्षण है? आहा केंद्रीकरण, बाहरी अभिप्रेरणा, क्या है आपका सृजनात्मकता या प्रत्यंत स्थिरता? तो क्या आपकी सृजनात्मकता, सी ऑप्शन सही है इसका। गिलफोर्ड 1986 ने गिलफोर्ड ने यह सब सृजनात्मकता, लचीलापन, सोच को अलग अलग चिंतन के रूप में माना था, जिसमें प्रवाहित, देखिए गिलफोर्ड ने क्या क्या शब्द माने थे। पहला आपका प्रवाहित, देखिए आपका ये प्रवाहित, विस्तार, लचीलापन, तो ये किसके हैं? आपके गिलफोर्ड के हैं।
ये चीज़ आपको ध्यान पर चलनी है। इसी से आपका प्रश्न गिलफोर्ड ने, और कब की बात है? 1986 की, 1986 की, 1986। प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता। अगर मौलिकता शब्द मिले आपको, मौलिकता एवं व्यापकता जैसे 4 तत्व शामिल थे इन्होंने। देखिए प्रभाविता क्या कहता है, प्रभाविता के बारे में क्या कहा था? सृजनात्मकता एक वह घटक है जो पदार्थ या भावना के सहज प्रभाव को दर्शाता है, जिसे एक अद्वितीय उपलब्धि प्रतिधारित होता है। लचीलेपन से तात्पर्य किसी भी विशेष वस्तु के जैसे विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता से। व्यापकता विचारों को विकसित व विश्वसनीय क्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, अस्थिजन्य समाज वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, अधसंरचना, अधिगम्यता, अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण या विशेष स्कूलों में स्थापन। हम 17वें प्रश्न तो क्या है कि अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अंधसंरचना, अभिगम्यता। ये कौन सा आपका दूसरा प्रश्न सही है। विशेष सेवाओं के लिए आहार प्राप्त करने के लिए ऑर्थोपोडिक समस्या को शैक्षिक वातावरण में प्रदर्शन करने की छात्रा की क्षमता में सुधार करना चाहिए। संबंधित एवं सुसज्जित आधारभूत सुविधाएं कक्षा व प्रयोगशाला में किसी भी छात्र के चलने लिखने व अन्य शारीरिक कार्यों को करने की क्षमता को सहज बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पठन बेफल को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? अधिगम विकारों को बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मानव सामाजिक विकारों को बहुत क्रम या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमता। पठन, अगर हम पठन की तो अधिगम विकारों का बहुक्रम, ये ऑप्शन इसका सही है। देखिए डिसलेक्सिया सीखने की पठन संबंधी अक्षमता है जो मूल रूप से न्यूरोबायोलॉजिकल है। ये सटीक और या धारा प्रवाह शब्द ना पहचाने, खराब बर्तनी या डिकोडिंग क्षमता से कठिनाई को रूप में दिखाता है। इससे ये समस्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें प्रश्न बात करें, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं पूछा समावेशी का? समता, पृथकीकरण और लेबलिंग, विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, व्यक्तित्व विविधताओं को अपनाना। तो इसकी हम बात करें नहीं है तो आपका बी नहीं है। देखिए समता भी है, विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन भी है, समावेशी अध्ययन की बात चल रही है, और व्यक्तित्व विविधताओं को अपनाना। देखिए समावेशी शिक्षण के तात्पर्य संकल्पना से है जो सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। उनकी पृष्ठभूमि, अधिगम स्तर एवं भिन्नता या पहचान के बगैर कक्षा सुसज्जित बनाता जाता है। नेक्स्ट, जब एक छात्र व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? मॉडल क्रिया को याद रखना, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, या अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, या मॉडल के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो क्या है इसका? 20वें प्रश्न का तो मॉडल क्रिया को याद करना। क्या है? मॉडल क्रिया को याद करना। यह मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, याद तो नहीं कर सकते हम, तो इसको हम क्या है, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। बी ऑप्शन इसका सही है।
इसके बारे में जानते हैं। मॉडल ध्यान केंद्रित क्या है? ये मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मॉडल क्या कर रहा है, आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आपने जो देखा उसे बनाए रखने या याद रखने में आपको सक्षम होना चाहिए। ये प्रतिधारण एवं ग्रहण क्षमता है। फिर आपको उस व्यवहार को करने में सक्षम होना चाहिए जैसे आपने देखा एवं स्मृति के लिए प्रतिबद्ध किया गया पुनरुद्धो भवन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां प्रश्न। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमजोर क्षेत्र छात्रों की पहचान कर सकती है। अधिगमकर्ताओं की चिंता प्रक्रिया को वह समझ सकती है या वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में आज आपको सूचित कर सकती है? ये तो नहीं है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक से बंद कर सकती है? ये भी नहीं है। पहले और दूसरे में देखते हैं। वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है। अधिगमकर्ताओं की चिंता प्रक्रिया को वह समझ सकती है। तो आपको बी करेक्ट इसका आंसर है। देखिए, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने हेतु सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है। शिक्षक को विद्यार्थी के सिखाने की शैली के बारे में जागरूक होने में उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें पूरा करने में मदद करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि ये बच्चे की चिंता प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। विषय वस्तु अधोमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम को होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो नहीं होना चाहिए, अभिमुखी भी, तो हमारा व्यवहारात्मक मेन करेक्ट आंसर इसका प्रयोगात्मक। देखिए, प्रयोगात्मक क्या है? NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के बीच अनुभवात्मक शिक्षा एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। भारत में कौशल विकास एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है, जिसमें बच्चे उसमें कुछ सीखते थे, कुछ अपने हाथों से करते थे, जिसमें कुछ प्रयोग भी करते थे, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य भी करते थे। अनुभवात्मक अधिगम से लापरवाहिक अधिगम शामिल होता है, जिसमें छात्र अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 23वां प्रश्न। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुनिश्चितता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। दुनिश्चिंता, चिंता कहते हैं ना, दुर्घाट, घबराहट, निपटने के लिए वह क्या तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? अगर परीक्षा से पहले वह क्या है, लंबी लंबी सांस भर रही है, कहते हैं ना दुविधा की घबराहट है, दुविधा से निपटने के लिए वह क्या कर रही है? तो समस्या समाधान, भाव प्रबंधन, परिहार्यता या इनकार। समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, परिहार्यता नहीं हो सकता, इनकार, भाव प्रबंधन। देखिए, भाव प्रबंधन क्या है? सफल सुधार करने की रणनीति दो प्रकार की होती है। इनमें भावना केंद्रित सफल सुधार कौशल एवं समस्या केंद्रित सफल सुधार कौशल शामिल हैं। अगर हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने का अर्थ है ये चुनना है कि हमें अपनी भावनाओं को कैसे एवं किस व्यक्त करें या कैसे काबू पाएं कि हम पेपर में अच्छा से अच्छा कर सकें।
तो अपने भावों को हम अच्छे से अच्छा काम करते हैं और हम जानते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना स्वस्थ जैसा परीक्षा को पूर्व एवं बाद की भावना अस यह मायने रखता है कि वे उन्हें कैसे एवं कम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 24वें प्रश्न है आपका। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए हुए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के साथ मौजूदा कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगी अधिगम करता है या आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है या निष्पादन अभिमुखी अधिगम करता या बाहरी रूप से प्रेरित अधिगम रुकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? देखो इसमें ये भी गलत ही है। पहले और दूसरे में बात कर लेते हैं। तो आंतरिक मतलब उसके अंदर दिलचस्पी है पढ़ने की, तो क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता। बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए आंतरिक प्रेरणा, जो अगर हमारे अंदर आंतरिक प्रेरणा होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जुनून। अगर हमारे अंदर जुनून है, अंदर की प्रेरणा जाग रही है, तो हम अच्छी से अच्छी परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए आंतरिक प्रेरणा वह कुछ अलग करने योग्य परिणाम को बजाय अपनी अंतर्निहित संतुष्टि के लिए वह गतिविधि करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जब व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित किया जाता है तो किसी रोहिणी विद्यार्थी को बाहरी उत्पादों, दबावों या पुरस्कार के बजाय मनोरंजन या चुनौती के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों द्वारा 25 में देखो, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक कल्पना और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती हैं? अधिगम अक्षमता, किसी संप्रदाय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार करना। तो हमें ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे बी ऑप्शन सही है। आधारीय विचार नहीं हो सकता, कल्पना का स्थायी ठहराव ये भी नहीं है। देखो तो इसके बारे में जान लेते हैं। वैकल्पिक अवधारणाओं की प्रवृत्ति एक विशेषता है। वे स्वाभाविक रूप से हमारे दैनिक अनुभव एवं विचार बनाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा विकसित किए गए सभी विचार किसी दिए गए विषय में प्रमाणित नहीं होते। ये अवधारणाएं सीखने की प्रक्रिया का एक समान हिस्सा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक ये पहचानता है कि बच्चे सोचने से सक्षम है, उनकी सोच वयस्कों से अलग है, और ये छात्रों को नई जानकारी को सही ढंग से समझने में सक्षम होने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न 26वें प्रश्न। निम्न में से कौन सी शैक्षिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तर कक्षा के लिए प्रभावी कार्य है? संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ावा, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानी और छात्र पंजिका का इस्तेमाल। तो अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें, संकल्पना का मानचित्र का इस्तेमाल, ये भी ठीक है। अमूर्त से मूर्त संकल्प की ओर बढ़ावा, ये भी ठीक है। कहानी और छात्र पंजिका का इस्तेमाल, ये भी ठीक है हमारा। तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए प्राथमिक कक्षाओं के छात्र अवधारणा मानचित्र का उपयोग नोट्स लेने, नई अमूर्त अवधारणाओं को मौजूद मूर्त अवधारणाओं से जोड़ने या संरचना करने हेतु किया जाता है। अतः यह संकल्पना मानचित्र छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं समझ को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की ये विधि है अत्यधिक प्रभावकारी क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के सार्थक अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं।
बी ऑप्शन क्या है इसका? प्रभावकारी, क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से पुनः प्रभावित करने में तत्काल भूलने की संभावना रहती है। ये तो हमारा गलत हो गया। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास सार्थक अधिगम की एक जटिलता प्रक्रिया है। तो हमारा देखिए प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए सार्थक सीखना एक सक्रिय, संरचनात्मक व स्थायी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य बच्चों को ये महसूस करना है कि ये जानकारी उपयोगी है। इस हेतु सक्रिय शिक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य नई जानकारी को मौजूदा जानने से जोड़ना भी है। याद रखना या याद करना या पारंपरिक प्रक्रिया है जो कभी भी छात्रों को अंक या ग्रेड हासिल करने में मदद करती है, लेकिन स्थायी नहीं होती। सीखना वस्तु ज्ञान, व्यवहार कौशल, मूल्य में व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन जो निरंतर अभ्यास या अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक या बिना शोधन के प्रत्यय त्रुटि या प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी है? अगर हम प्रभावकारी की बात करें, एल्गोरिदम, ये भी ठीक है, ए ऑप्शन। और सक्रियात्मक स्थिरता, अगर सक्रिय स्तर की बात करें तो हमारा ये भी ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसका आपका डी नहीं है, डी गलत है इसका, हमारा ए और आपका ये ह्यूरिस्टिक, बी ऑप्शन ये सही है। तो आपका ए और आपका बी, तो आपका बी कौन सा हुआ? दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, एल्गोरिदम अक्सर ह्यूरिस्टिक के साथ विपरीत होते हैं। एल्गोरिदम अक्सर ह्यूरिस्टिक के साथ विपरीत होते हैं। ह्यूरिस्टिक का एक मानसिक सारटक है जो लोगों को जल्दी से निर्माण लेने व समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। अगर हम ह्यूरिस्टिक का उपयोग आमतौर पर रोज़मर्रा की स्थितियों में अगर किया जाए, जैसे बिंदु ए से बी बिंदु तक जाने के लिए सर्वोत्तम मार्ग का पता लगाना, ये क्या है? हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? रटन स्मृति नहीं करता। अगर हम नहीं करता तो मस्तिष्क उद्देल ये भी करता है, स्कीमा सक्रियता ये भी करता है, संकल्पना मानचित्र ये करता है। हमारा ए ऑप्शन ये सही है, ये नहीं करता। देखिए पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ रणनीतियाँ हैं: स्कीमा, सक्रियण, अवधारणा, मानचित्र, KWL चार्ट, आग्रम गाइड, तालिकाओं का पता लगाना, लर्निंग ग्रिड एवं मस्तिष्क उद्देल। ये क्या है? सब छात्रों के लिए मदद करते हैं। वे छात्र दूसरी भाषा सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब वे अपनी पहली भाषा के अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी भाषा सीखने में सक्षम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, वो सॉरी 30वां। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। ये निम्न में से किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 प्रश्न। रूबरू वही इस टाइप के पेपर में आपको देखने मिलेंगे। और 30वें प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्या इसका क्या आंसर है। देखो, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती थी, निम्न में से किसका प्रतीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।
दोस्तों लाइक तो कर ही दिया करो। नहीं, आपका लाइक करने से कुछ ज़्यादा आप। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको दे रहा है। 30 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। सुबह मॉर्निंग में अगर आप मैथ की पेडागोजी की अगर क्लास, नहीं सॉरी, सुबह मैथ की पेडागोजी क्लास रहेगी मॉर्निंग में। कल आपकी शाम को हम समायोज कुछ महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको समावेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, प्रश्न रहेंगे आपके। और ये मैराथन क्लास ला रहे हैं, कल को देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर कुछ काम नहीं रहा तो, क्योंकि टाइपिंग की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों सुबह बताएंगे कौन सी क्लास रहेगी कल शाम को CDP की। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।